इंटरनेट पर सेंसुअल कंटेंट ये बहुत बहुत बड़ी बीमारी है दोस्तों। जिस तरह की वीडियोस बच्चे आजकल देख रहे हैं ये शॉकिंग है। मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि फेसबुक पर और ख़ास तौर से इंस्टाग्राम पे इस तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं। देखिए थोड़ा। हुआ ये कि कुछ दिन पहले मुझे एक मैम ने फ़ोन किया। बहुत परेशान थी, रो रही थी। बोली थी मेरे हस्बैंड बहुत स्पिरिचुअल हैं लेकिन उनको एडिक्शन हो गया है इस तरह के कंटेंट का जो इंस्टाग्राम पे भर भर के आ रहा है। और वो मैडम की उम्र है करीब 50 साल। उनके हस्बैंड हैं 51 साल के, बहुत बड़े बिजनेसमैन और सो कॉल्ड बड़े स्पिरिचुअल आदमी। वो सदगुरु के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। रविशंकर जी के साथ पर्सनली उनकी मुलाकात हुई है। मतलब जितने भी बड़े बड़े रिनाउंड लोग हैं उन सब जानते हैं उनको, पर्सनली जानते हैं, बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन अब उनकी एडिक्शन हो गई है, जैसे शराब की एडिक्शन होती है वो भी है उनको, शराब की भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम उससे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया ये लड़कियां या जो लड़के ऑनलाइन अपने कम कपड़े वाले वीडियोस शेयर करते हैं, ये लोग अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं नीचे, फिर आप उनको पैसे दे करके उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ ऑनलाइन इतना इजीली अवेलेबल है। और बाद में बता रही थी कि उनके हस्बैंड के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी है कि वो जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए, उन लड़कियों को बुलाते हैं और उनके साथ होटलों में रहते हैं। मुझे तो उन बच्चियों के ऊपर दया आती है जो इस तरह की चीज़ें करती हैं, चाहे पैसे के लिए करती हों, अपना शरीर बेच रही हैं या अपने शरीर को एक्सपोज कर रही हैं ऑनलाइन। तो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक अलग एंगल से। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि कोई आदमी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने शरीर की नुमाइश कर रहा है, उसको बेच रहा है। उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ एक स्पिरिचुअल एंगल से कि अगर कोई रूट है इस इशू का, वो क्या है। बिकॉज़ मुझे याद है जब मैं पहली बार एक्सपोज हुआ था इस तरह के कंटेंट के लिए, मैं बहुत छोटा था उस समय, क्लास 8th या 9th में रहा होऊंगा। उस समय तो कोई इंटरनेट था नहीं, तो छोटी छोटी मैगज़ीन्स आया करती थी। डेबोनेर नाम की एक मैगज़ीन थी, तो उसमें भी बहुत लिमिटेड तरीके से चीज़ें दिखाई जाती थी। वो भी हम लोग छुप छुप के देखते थे, डर डर के देखते थे। लेकिन अब समाज ऐसा हो गया है कि आपके फ़ोन में खुला आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं और लोग उसको देखते हैं, लाइक करते हैं। और मैं तो शॉक्ड हूँ कि हमारी पॉपुलेशन जा कहाँ रही है, हमारा कल्चर अब क्या रह गया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सोल्यूशन भी डिस्कस किया है, लेकिन उसके पहले प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना होगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ एनीथिंग। लेकिन उनके लिए भी, मतलब बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी लाइफ अपने आप में एक गुत्थी थी जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस पूरे वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बर्थ ऑफ दिस डेविल इन माय लाइफ। मतलब आप मेरी जगह खुद को इमेजिन करिएगा तो आपको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब आप पास्ट पे जाकर अपनी लाइफ को देखेंगे और कैसे ये चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हुई, और तब आप समझ पाएंगे कि समाज में ये कैसे बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिग प्रॉब्लम वर्सेस बिगर प्रॉब्लम। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नो डाउट, लेकिन ये इसके पीछे एक और बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट पे सेंसुअल कंटेंट या हमारा ब्रेन इसके प्रति जो एडिक्टेड रहता है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फ्रीडम पैराडॉक्स के बारे में, कि जब भी हम इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना या शेयर करने के बारे में बात करते हैं, तो ये फ्रीडम के ऊपर आता है कि हमारी आज़ादी है, हम कैसे जीना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, ये आप कौन बताने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन इसके पीछे एक पैराडॉक्स है, उसको आपको समझना होगा, उलटबासी है। जब तक आप उसके दोनों पहलुओं को नहीं देख पाएंगे उस फ्रीडम के, तब तक आप इसमें सोल्यूशन पता भी चल जाए तो भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फिर मैं लास्ट में बात करना चाहता हूँ
एंशिएंट हेल्प या तो एंशिएंट टूल। ये जो प्रॉब्लम है सेक्सुअलिटी की या सेक्सुअल कंटेंट की, वोयरिज्म की, अपने शरीर को इंटरनेट पर नुमाइश करना, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है। लेकिन जब भी किसी भी इंसान ने जेन्युइनली इसके प्रति अपनी दुख ज़ाहिर किया है, परेशानी एक्सप्रेस किया है और सॉल्यूशन माँगा है, तो उसको सॉल्यूशन मिला है। मैं उसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूँ। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, द बर्थ ऑफ दिस डेविल इन माई लाइफ। देखिए, हम सब जब पैदा होते हैं ना, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ और आप अपने बारे में सोचिएगा। मुझे याद है जब मैंने होश संभाला था, मेरे ख्याल से 1981 की बात है। मैं 1976 में पैदा हुआ था, तो उस समय मैं तकरीबन 4-5 साल का रहा होऊंगा। और मुझे जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ उस समय की याद है, वो घर का खाना। लेकिन मुझे उस टाइम का भी याद है अच्छे तरीके से, 4-5 साल में भी ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन। मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्दी इस चीज़ के प्रति अवेयर हो गया हूँ, सेक्सुअलिटी के प्रति। मुझे पता नहीं था सेक्स क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सेक्स क्या होता है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी है कि नहीं। बट मुझे पता था कि ये ऑपोजिट सेक्स कोई अजीबो-गरीब प्रजाति है जो जिसके साथ रहना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। स्पेशली छोटे बच्चे थे तो खेलते थे, तो वो मुझे एहसास है। इसका मतलब हम लोगों की ज़िंदगी में सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, रुझान बहुत यंग एज से आ जाता है। और उस समय एक अच्छाई है कि हमारे अंदर में एक इनोसेंस होती है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि इसके अंदर में कितनी पावर है हमें अपने अंदर डुबाने की। तो ये एक अच्छी स्टेट है, लेकिन अपने आप में ये ख़तरनाक स्टेट भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, आपके अंदर के हार्मोन्स कम नहीं होते हैं और बढ़ते जाते हैं। 1988, 1989 वो साल था जब मेरी पहली इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बनी थी। जी हाँ, मेरे घर के सामने एक अ, घर था, हमारे पड़ोसी थे, उनके यहाँ एक किराएदार आई थी। उनकी बेटी बहुत सुंदर थी, मतलब मुझे लगती थी सुंदर। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे ब्रेन के अंदर में ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो रुझान आता है, वो सोर्स है हमारी इस बीमारी का। और इसका सोल्यूशन अगर आपको समझना है, तो पहले बीमारी को समझना पड़ेगा और उसका एक टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। तो उस समय मुझे याद है कि मैं बार-बार बहाने-बहाने से उनके घर जाया करता था। कभी शक्कर लाने के बहाने, बड़ी अजीब बात होती थी, लेकिन फिर भी आज अब तो ऐसा होता नहीं है आजकल हमारे घरों में। अब तो ब्लिंकिट है, आप तुरंत ब्लिंकिट करके मँगा लीजिए। और अच्छा लगता था। मेरी उम्र उस समय कितनी थी? 13-14 साल। अब एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ, ऐसी लड़की होगी तो मैं उसके साथ शादी करूँगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन वो सब मेरे मन के अंदर चल रही हैं। जो भी चीज़ें हमारे मन के अंदर चलती हैं, उसका कारण, उसका रीज़न हमारे अंदर के हार्मोन्स हैं। और हार्मोन्स कहा जाता है सबसे मुश्किल चीज़ है कंट्रोल करना। तो अगर आज 13-14 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे जाकर के इस तरह की वीडियोज़ और रील्स देख रहे हैं, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब एक 50 साल का आदमी इस तरह की वीडियोज़ को देखता है और फिर उन बच्चों को, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करता है और उनको बुलाता है और उनके साथ सोता है। ये अपने आप में शॉकिंग नहीं लगता आपको? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मेरी लाइफ में। 1997 जब मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। हमारा ऑफिशियल अफेयर चालू हुआ। अपने आप में हमारे घर वाले इसके अगेंस्ट थे, राज़ी नहीं थे। लेकिन उस समय भी मुझे अच्छे से याद है, हो सकता है आपको मेरी बात ख़राब लगे, लेकिन मैं एक लड़की के साथ में अपने आप को डेडिकेट करने के बजाय उसके साथ घूमता था, बातचीत करता था, लेकिन अंदर-अंदर और भी लड़कियों को के प्रति जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म नहीं होता था। क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे हार्मोन्स को ये नहीं पता है, मुझे इसके साथ ही रिलीज़ होना है और ये कभी पता भी नहीं चलेगा। ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है। हमारी बॉडी किसी ख़ास पर्पस के लिए नेचर ने बनाया है, बच्चे पैदा करने के लिए। इसलिए जहाँ कहीं पर भी हमें एक ऑपोज़िट सेक्स दिखेगा, हमको उसको देखने का मन करेगा। इसलिए आज भी मैं देखता हूँ, चाहे 50 साल का आदमी हो, चाहे 20 साल का आदमी हो, वो अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट उसके आँख के सामने ज़रा सा भी गुज़रता है,
तो या तो वो अट्रैक्ट होता है या तो बहुत गुस्सा होता है। और गुस्सा भी अपने आप में एक अट्रैक्शन है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको, उस फोटो को देख करके, उस वीडियो को देख करके हमारे ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। खैर, हमारी वो शादी नहीं हो पाई, हमारे घर वाले राज़ी नहीं हुए। मैं बड़ा दुखी हो गया था उस चीज़ से, बहुत साल तक परेशान था, घर वालों को बहुत कंप्लेन करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर की जो सेक्सुअलिटी होती है ना, वो मरती नहीं है। आपका दिल टूट जाए, आप बीमार हो जाएं, आप कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हों, आप गरीब हों, क्योंकि नेचर ने आपकी बॉडी को बनाया ही इसलिए है। लेकिन इशू क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक बहुत छोटा बच्चा होता है, वो बचपन में अपनी सुसु पॉटी कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। हम लोग उसको ट्रेन करते हैं। एक बहुत बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको चलना भी नहीं आता, बैलेंस नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो बैलेंस कर लेता है। सीढ़ी पे चढ़ना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, हर चीज़ में बैलेंस आ जाता है। लेकिन हमारी सेक्सुअलिटी में बैलेंस क्यों नहीं आ पाता? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, और इसका जो भी आंसर मिलता है ना आपको, उस आंसर से मत सेटिस्फाइड हो जाइए। अगर कोई कहता है कि मंत्र जप करके या गुरु जी के फॉलोअर बन के या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके या मेरे वीडियोस देख करके आपकी लाइफ में, आपकी सेक्सुअलिटी में कंट्रोल आ सकता है, आप नो फैप कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना होगा। और अगर वो फेल होता है तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बड़ी फेमस मूवी याद आती है। वो एक एक नोबेल प्राइज़ विनिंग नॉवेल पर लिखी गई है। शशि कपूर जी की फिल्म थी, उसमें एक्टिंग किया था उन्होंने, सिमी गरेवाल ने रोल प्ले किया था। सिद्धार्थ नाम है। गौतम बुद्ध के टाइम का ही वो एक स्टोरी वीव किया गया है, एक यंग आदमी जो एनलाइटन होना चाहता है। आप उसको देखिएगा, क्योंकि हम लोग अपने आप को कितना भी स्पिरिचुअल मान लें, स्पिरिचुअलिटी केवल सरफेस पे है, गहरे में कोई और प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं चाहता हूँ आप उसको पूछें, इसके पीछे पड़ें, और हारे हुए सैनिक की तरह नहीं, इससे पिटे हुए नहीं। आप कितने भी परेशान हो, बट क्वेश्चन जरूर पूछें। बिग प्रॉब्लम वर्सेस बिगर प्रॉब्लम। देखिए, हम सब जानते हैं कि सेक्सुअलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोसाइटी ने उसको सॉल्व करने के लिए एक रस्म बनाई है, एक रिवाज बनाया है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं अपने बच्चों के साथ में dkbrains.com पे एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, हाउ टू डू डीप वर्क। आपकी लाइफ में गहरा काम कैसे आप डेवलप कर सकें, गहरा कंसंट्रेशन कैसे डेवलप कर सकें। तो उसमें मैं बच्चों को बता रहा था कि आपको डीप वर्क के लिए एक रिचुअल चाहिए, एक रूटीन चाहिए, और वो काफ़ी गहरी चीज़ है। आपको उसको देखना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए। उसके कुछ वीडियोस फ्री अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, आप dkbrains.com पे जाके चेकआउट करिएगा। बट क्वेश्चन ये है कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल एग्जिबिशन, वॉयूरिज्म, ऑनलाइन या ऑफलाइन न्यूड वीडियोस, तो इसका सोल्यूशन भी है समाज में, शादी। और लोग कहते भी हैं, भाई इस बच्चे ने, ये बच्चा जवान हो गया, अब इसकी शादी कर दो। लेकिन ये प्रॉब्लम शादी के बाद भी कहाँ सॉल्व होती है? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे फ्रेंड, उन्होंने जुनोगा पर्सनल कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है बिकॉज उनको मेरे साथ साल भर रह करके अपने इस एक्टिविटी पर कंट्रोल पाना है। वो मुझे कहते हैं कि सर आप बस मेरी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दीजिए। इनफैक्ट हस्बैंड भी उतना ही इंटरेस्टेड है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए जितना उनकी वाइफ, क्योंकि ये उन दोनों की लाइफ की डेली स्ट्रगल है। हस्बैंड 6-6 घंटे इंस्टाग्राम चलाते हैं, जिसमें कि और कुछ नहीं देखते, खाली इसी तरह के फालतू की वीडियोस देखते हैं। इसको देखने के बाद मन में क्रेविंग और आती है, तो वो जा कर के अलग अलग साइट्स पे और गंदे वीडियोस देखते हैं। और फिर जब अपनी वाइफ के पास आते हैं तो उनका ब्रेन उनका बॉडी पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है। फिर दोनों का रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है। अब बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, पैसे की घर में कोई कमी नहीं है। तो अब ये हैबिट उनकी, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ का कैंसर बन गया है। तो मैं ताज्जुब था कि ये आदमी खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, बट इस प्रॉब्लम के पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको नहीं समझ पा रहा है। मैं इसके लिए आपको पीछे ले जाऊंगा, कुछ साल पीछे। 1994 में आई थिंक गूगल या यूट्यूब जो आए थे, शुरुआत हुआ था इंटरनेट पर फ़ोटोज़ शेयर कर पाना या तो वीडियोस देख पाना। और आई थिंक 2000 के बाद या 2004-5 के बाद
प्रॉपर वीडियोज़ आप देख सकते थे। लेकिन उसके पहले अगर आपको इस तरह का कोई कंटेंट देखना हो, कोई मैगज़ीन देखनी हो या कोई वीडियो कैसेट देखना हो या कोई डीवीडी लाना हो, तो वो सब छुपा-छुपा होता था। मुझे याद है हमारे घर में एक मेरे कज़न ब्रदर आए थे गाँव के, और वो एक ऐसे ही कोई गंदी सी वीडियो लेकर आ गए थे और उसको एकदम छुपा करके लाए थे, एज़ इफ़ कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ लाए हैं। फिर जब घर में कोई नहीं था तो उसको वीडियो कैसेट को लगाया, टीवी में दिखाया, तो मैं भी शॉक्ड हो गया। और फिर जब भी हम लोगों को मौका मिलता था, हम सब यंग बच्चे थे, उस समय वही 15-16 साल के बच्चे रहे होंगे, उसको देखते थे और जैसे पेरेंट्स आते थे हम उसको छुपा देते थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, आप कितना भी एक वीडियो को देखते हैं, बार-बार देखते हैं, आप 100 बार भी देख लेते हैं, अपने आप में एक पॉइंट के बाद आपका माइंड बोर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये एंटी सोशल था उस टाइम पर भी, आज भी, लेकिन उस टाइम पर ये ऑप्शन नहीं था जो आज है कि आपके पास एक जेब में मोबाइल है और आप उसको घर में अपने बिस्तर के अंदर आराम से खोल कर देख सकते हैं। अगर आपको टीवी देखना हो, कोई प्रोग्राम देखना हो, तो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ करके देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के गंदे कंटेंट देखने हो तो आपको वेट करना पड़ेगा कि घर में जब कोई ना हो, अकेला हो, हम लोग अकेले हों, तब देखेंगे। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, ये एक आदमी को एहसास दिलाती थी कि अपने आप में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम खाली ये नहीं है, ये तो आपको मालूम है गलत हो रहा है। प्रॉब्लम इसके एक लेयर नीचे है। आई डोंट नो आप इसको समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। ये मुझे समझ में आया था 2003 में, जब मैं पहली बार एक्सपोज हुआ था द रियल क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखिए, मैं ओशो को पढ़ता था 1997 से, और उनको पढ़ने के बाद मुझे सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस उनकी बुक पढ़ी थी और मुझे लगा था वाह, ठीक है यार, अब तो सेक्स कुछ गलत है ही नहीं, आप उसके थ्रू गुजरोगे और फिर फ्री हो जाओगे। एक टाइम आएगा जब आप फ्री हो जाओगे, लेकिन जब तक सेक्सुअलिटी बॉडी में है तब तक उसको एक्सप्लोर करो। क्योंकि ओशो बताते हैं उनके आश्रम में एक बार ऐसे ही कोई प्रोग्राम चल रहा था, मेडिटेशन का प्रोग्राम चल रहा था, और उनका डायनेमिक मेडिटेशन चल रहा था और लोग डांस कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसी में से एक आदमी ने अपने कपड़े उतार दिए और उसने मॉस्टरबेशन करना शुरू कर दिया। तो बगल में एक आदमी दूसरा खड़ा हुआ है, या शायद औरत खड़ी थी, वो जाकर वहाँ पर जो ओशो रहे होंगे या जो भी वहाँ पर सन्यासी रहा, उसको बोला उन्होंने कि ये क्या चल रहा है। तो वो सन्यासी इनसे कहते हैं कि आप अपना देखिए, आप अपना ध्यान करिए, उनको छोड़िए। लेकिन आपके बगल में कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आप भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जब मैं पढ़ता था ओशो का, तो मुझे लगता था चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी प्रॉब्लम उस समय टेम्परेली सॉल्व हो गई। लेकिन मुझे अभी भी इसका पैराडॉक्स समझ में नहीं आया था, क्योंकि जो प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम होती है वो होता है क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल, कि आखिर कोई चीज़ मेरी लाइफ में आ रही है और वो इतना स्ट्रांगली आ रही है कि मैं सोचता हूँ खाली 5 मिनट के लिए करूँगा, और वो फिर 5 मिनट मेरा फिर 5 घंटे हो जाता है, 5 घंटे 5 महीने हो जाता है। और जिस किसी लाइफ को मैंने सोचा था मैं जीऊँगा, मैं करूँगा, कुछ गहरा काम करूँगा, कुछ बड़ा काम करूँगा, वो सब खत्म हो जाता है। तो उस पैराडॉक्स को समझना पड़ेगा। लेकिन वो पैराडॉक्स खाली वही समझ पाएगा जो अपने अंदर की सेक्सुअलिटी को एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखेगा। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कहते हैं भाई ये गलत है तो गलत है, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और उसको सही मानना शुरू कर देते हैं। जब गलत को आप सही मानते हैं तो आपका माइंड जस्टिफाई करता है। जैसे समाज में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चोर, मर्डरर्स, वो ये कहते हैं कि हम गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज ने हमारे साथ गलत किया। उनको ये भूल जाता है कि समाज भी आप ही जैसे किसी इंसान से बना है। तो एक विशेष सर्कल चलता है। ऐसे ही लोग जब इस तरह की कंटेंट बनाते हैं या कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो वो अपने आप को सीक्रेटली समझा लेते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए गलत होगा, हमारे लिए कमाने का ज़रिया है, सर्वाइवल है, और हम कुछ और नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी इस क्वेश्चन को पूछेगा कि ठीक है, मैं नहीं कर सकता इसको, मैं इसके कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी ने तो कंट्रोल किया है, तो अगर कंट्रोल किया है तो उसका तरीका क्या है? ऐसा ही आदमी पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम को समझ पाएगा। क्योंकि कंट्रोल तब आता है जब आपका क्वेश्चन उठता है कि फ्रीडम का मतलब क्या है, हम लोग क्यों फ्रीडम चाहते हैं, और रियल फ्रीडम क्या होती है।
तो आपको ये पूछना होगा अपने आप से कि आखिर ये पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम क्या है? मुझे याद है करीब 7-8 साल नहीं 15 साल पहले मैंने एक ओशो की मैगज़ीन लेकर आया था घर पे। उस पे लिखा था शादी से पहले सेक्स, ऐसे करके उस किताब पे लिखा था। और अंदर जो आर्टिकल था वो संभोग से समाधि के ऊपर आर्टिकल था। अब उस किताब को जब मैंने पढ़ लिया, मैं इतना ज़्यादा बोल्डनेस में आ गया, कॉन्फिडेंस में आ गया कि मैं लाइफ को और इस सेक्सुअलिटी को इतना अच्छे से समझ गया हूँ कि मुझे किसी समाज से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने गांव में गया था, वहाँ पर कोई शादी वादी थी, खूब लोग आए थे और मैंने आराम से वो मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद वहीं मैंने रख दी टेबल पे, मैं चला गया। उसके पहले तक मैं डरता था कि लोग देखेंगे तो चिल्लाएंगे, डांटेंगे। उसको पढ़ने के बाद मुझे कुछ हो गया, मैंने कहा कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कोई बड़े बूढ़े थे, पता नहीं ताऊ जी थे कि कौन थे, आए, उन्होंने उस किताब को उठाया और फाड़ करके फेंक दिया और पूछा कौन लाया ये। मैं भी अपना कॉन्फिडेंस में, भाई ओशो की किताब पढ़ते हैं, डरने की ज़रूरत क्या है। आए, हमने कहा हम लाए हैं, बताइए। और उसके बाद ताऊ जी, पिताजी और सब लोग डांटने लगे, चिल्लाने लगे। घर में एक बड़ा कमोशन हो गया और मैं अंदर से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा जो बोलना है बोल लो। लाइफ उस टाइम से, जब मैं ओशो को पढ़ता था तब से लेकर 2003 तक ऐसे ही चलता रहा कि सेक्सुअलिटी मेरी चीज़ है, मेरी बॉडी का हिस्सा है और उसको मैं कैसे जीता हूँ, कैसे एक्सप्रेस करता हूँ, कोई और मुझे बताएगा नहीं। लेकिन जब मैं इस तरह की चीज़ों को देखता हूँ यूट्यूब पे, बच्चे अपने कपड़े उतार करके वीडियोस बना रहे हैं और एक एक नॉर्म हो गया है सोसाइटी का, तब मुझे लगता है कि ये एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। फ्रीडम एक बहुत ही गलत समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, इशू है। अगर मैं ज़ेन योगा के साथ नहीं जुड़ता 2003 में, मेरे साथ एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, बहुत ही बड़ी क्रांति हुई। और मुझे लगता है वो इसलिए हुई क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए। अगर ज़ेन योगा मेरी लाइफ में नहीं आती, मैंने इसके ऊपर ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं। ज़ेन योगा बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स आपको डीके ब्रेन्स पे काफ़ी अच्छी लगेगी। मतलब मुझे लगता है कि हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को ये करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैंने नहीं किया होता तो शायद मेरा भी वही रिजल्ट होता जो आज इन बच्चों का हो रहा है या वो भाई साहब का हो रहा है। क्योंकि जब हम अपनी सेक्सुअलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम यूजुअली अपनी फ्रीडम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये चीज़ करने के लिए मैं फ्री हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो फ्रीडम के साथ नहीं होती, ये कंट्रोल के साथ होती है। आज हम जिस समाज में रहते हैं, इंसानों ने कपड़े की खोज की है। जानवर बिना कपड़े के भी रहते हैं और आदमी जब सेक्स करता है तो वो शादी करके और एक बंद कमरे में करता है। और केवल इंसान नहीं करते, नेचर में सारी मिस्टिकल चीज़ें, सारी खूबसूरत चीज़ें छुप करके होती हैं, अंधेरे में होती हैं। आपको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि आपकी फ्रीडम आपकी है, लेकिन ये आपको तब महसूस होगी फ्रीडम की तरह से जब आप अपनी कंट्रोल के साथ में काम करेंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिक मतलब बहुत ही आराम से ये फैलता है। जो भी चीज़ें इसको एक्सपीरियंस कराई जाती हैं वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप इसको शराब पिलाते हैं तो शराब पीने के लिए कंफर्टेबल है। अगर आप इसको कम कपड़े पहन करके बाहर घुमाते हैं तो उसमें कंफर्टेबल है। जैसे मैं ओशो की मैगज़ीन पढ़ कर बहुत कंफर्टेबल हो गया कि सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने में कोई बुरी बुरी बात नहीं है। तो जो हम किसी भी चीज़ को बिलीव कर सकते हैं, हमारा ब्रेन ऐसा है। लेकिन आपको रियल फ्रीडम तब महसूस होगी जब आप एक्सपेरिमेंट फ्रीडम के साथ करोगे, तब नहीं, जब आप कंट्रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे। ये मुझे पहली बार ज़ेन योगा के साथ कांटेक्ट में आने के बाद पता चला। और जब मैंने ज़ेन योगा एडवांस पढ़ा तब समझ में आया कि पतंजलि योग सूत्र एकदम शुरुआत में कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध करना होगा, एक तरह का कंट्रोल स्टैब्लिश करना होगा। जैसे घोड़े होते हैं, आप उनको लगाम लगाते हैं, उस लगाम से एक एक आदमी जो सवारी कर रहा है घोड़े की, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई कार चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, फ्लाइट चला रहा है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको ब्रेक का यूज़ करना होता है।
ऐसे ही हमारी लाइफ में पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम क्या है? जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, उसको थोड़ा-सा रेगुलेट करके देखिए और शायद यही सिविलाइज़ेशन का एवोल्यूशन है। आज हमारे पास 2 लोग हैं, 2 ग्रुप हैं। एक को हम बोलते हैं पुरानी सिविलाइज़ेशन, बूढ़े लोग हैं, उनका वो लोग कल्चर की दुहाई देते हैं, पास्ट की ट्रेडिशन की दुहाई देते हैं, बोलते हैं ये गंदा है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बेसिकली वो लोग कंट्रोल करने की बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को तो कंट्रोल करते हैं, हमको भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमें किसी भी इंसान को खुद को कंट्रोल होना पसंद नहीं है। और जो आदमी खुद के ऊपर एक रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं प्रैक्टिस करता है, वो इस गंदगी में, गर्त में गिरता ही चला जाएगा जैसे ये भाई साहब गिरे हैं। अब सवाल उठता है कि ये कंट्रोल हम कैसे करें? कैसे हम अपने माइंड को, अपनी हैबिट्स को, क्योंकि वो भाई साहब बता रहे थे कि वो एक साइकोलॉजिस्ट से मिले, बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, और वो साइकोलॉजिस्ट उनको बता रहा है कि आज की डेट में मतलब गंदे वीडियोस देखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है समाज में कि ये ऑलमोस्ट नशे की तरह है। मतलब मुझे तो जो चीज़ें उस आदमी ने बोली थी, वो सब नरेट करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उस चीज़ को दिमाग में जीते हैं, और जब जीते हैं तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, और उस बोलने में भी आपको फिर क्रेविंग डेवलप होती है उस चीज़ को करने के लिए। तो उसके बदले में आपको कुछ और करना होगा जो आपको हेल्प करेगा आपके ब्रेन में कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन इसमें एक गलती आपको कभी नहीं करना है, और वो है एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम पीपल इन पावर। देखिए, हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है कि अगर ये हैबिट्स हमारे अंदर में है, कोई भी गंदी हैबिट हमारे अंदर में है, तो उम्र के साथ वो अपने आप ख़त्म नहीं होती है, उसके ऊपर काम करना होता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे जिसके ज़रिए एक एज लिमिट बना दे कि इसके ऊपर ही बच्चे कोई वीडियो देख सकते हैं। आप जैसे फ़िल्मों के ऊपर एडल्ट फ़िल्म का नाम आ जाता है, या 18+ का टैग लग जाता है, लेकिन उससे हमारे अंदर में एक संयम नहीं आ जाता। दोस्तों, ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर सोचते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और हमारा ध्यान हमेशा कमज़ोर या कम इम्पोर्टेंट चीज़ पर चला जाता है। देखिए, ओशो ने जब किताब लिखी सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि, तो उसमें सेक्स क्या है? एक एक्सपीरियंस है। आप कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स आपको दिखते हैं और आपके ब्रेन को एक्साइट करते हैं। तो जो ब्रेन का एक्साइटमेंट है, वो एक तरह का एक्सपीरियंस है, और वो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ से बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। और जितना ही हम उस एक्सपीरियंस को करते हैं, हमारे ब्रेन को और मन करता है एक्सपीरियंस करने का। लेकिन इसी एक्सपीरियंस के पीछे इसको रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला फैक्टर है। उसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं साइलेंस या अवेयरनेस। नाम कुछ भी दे दीजिए, एक फैक्टर है जो किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस भी होने देता है और कंट्रोल भी होने देता है या करने देता है। लेकिन ये कंट्रोल बहुत अलग है, या ये जो हमारे अंदर में वो एस्पेक्ट है जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी एक्सपीरियंस को कम या ज़्यादा कर सकता है, वो फैक्टर बड़ा पैसिव है, वो एक स्पेस की तरह है। और जब हम संभोग से समाधि की बात करते हैं, तो हमारा दिमाग केवल संभोग के ऊपर जाता है और संभोग के एक्सपीरियंस के ऊपर जाता है। लेकिन वो समाधि कैसा होता है, ये हमारा थॉट भी नहीं आता उसके ऊपर। अगर हम एक सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पर हेट्रेड ना हो, जहाँ पर कमोशन ना हो, जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी के का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अगर एक्सपेक्ट करते हैं जो बहुत पैसे वाली है, बहुत पावरफुल है, आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में एक रेगुलेशन लाने के लिए, हालांकि कोशिश तो करते हैं लोग। आज आप इंस्टाग्राम पे चाहें तो एक अलार्म लगा दीजिए कि 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। वो अलार्म बजेगा, आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, अलार्म को भी रोक सकते हैं, फिर देख सकते हैं।
लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है तो केवल एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रही है। लेकिन आपके अंदर में जो एक्सपीरियंस करने वाले को कंट्रोल करने वाला फैक्टर है, जिसको अवेयरनेस बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, माइंडफुलनेस बोलते हैं, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको कैसे जगाया जाता है, ये उन लोगों को भी नहीं पता जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। उन लोगों को भी नहीं पता जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं। यहाँ तक कि उनको भी नहीं पता जो लोग एआई के सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। आज आप एक क्वेश्चन पूछिए चैट जीपीटी से या किसी भी एडवांस्ड एआई से, वो जवाब तो वही देगा जो इंसानों के ब्रेन में है। अगर आप किसी चीज़ से एक्साइट होते हैं तो वो एल्गोरिथम ऐसा बना हुआ है कि आपको और एक्साइट करेगा। तो ऐसा समझिए कि आपके अंदर में एक आग है, पेट्रोल, और ये वीडियोस या ये प्लेटफॉर्म्स उस पे माचिस की तीली लगाने का काम करते हैं। वो और उसको भड़काते हैं। लेकिन वो फैक्टर जो आपके अंदर के सेक्सुअलिटी को, या कहना चाहिए आपकी पूरी लाइफ को खूबसूरत बना सकता है, गहरा बना सकता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मतलब मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो जब फिजिकली हम लोग कभी कनेक्ट करेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि कंट्रोल आपके पास है। 2003 में जो मेरे साथ हुआ वो मैं रोक नहीं पाया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हमारे घर में, लेकिन उस एक्सीडेंट से मुझे पूरा का पूरा माइंड शिफ्ट हो गया। वो क्या हुआ, क्या चीज़ बदली, मैं चाहूँगा इसके बारे में आप समझें। व्हाट हैपेंड टू माय ब्रेन, हाउ डिड माय ब्रेन चेंज, क्योंकि वो आप भी कर सकते हैं। वो अल्टीमेट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ये आपके ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। अपने कंप्यूटर के लिए तो आप एंटीवायरस लगा लेते हैं, लेकिन अपने ब्रेन के लिए एंटीवायरस कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये सोसाइटी नहीं करेगी, ये आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते। वो खाली आपको डांट सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर कौन घुस सकता है? केवल आप, और कोई नहीं। लेकिन सवाल है कैसे। दोस्तों, ब्रेन को रेगुलेट करने का एक तरीका है। पूरी भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को वही समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक तरीके से मैं चाहता हूँ आप उसको समझें। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को या खुद को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से मत समझिए, और दिन में उसको बार बार मत टोकिए, और ना अपने आप को ना अपने बच्चों को। पहले उस विधि को समझने की कोशिश करिए। इसको हम बोलते हैं, ये बहुत एंशियंट डिस्कवरी है जो अभी भी हम लोग कॉमन भाषा में यूज़ तो करते हैं, उसकी बातचीत तो करते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं कैसे यूज़ किया जाता है। उसको हम बोलते हैं संस्कार। ये लड़की संस्कारी है, ये लड़के के संस्कार बहुत अच्छे हैं। लेकिन संस्कार क्या है? संस्कार है आपके ब्रेन को रेगुलेट करने का तरीका। आप समझिए, ये मैं बहुत इजी करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका ब्रेन, ये आपका ब्रेन है, और इस ब्रेन में आपके हर एक थॉट, छोटे से छोटे थॉट, या कोई भी आपकी फीलिंग, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, एक्टिविटी, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब का सब स्टोर होता है और रिपीट होता है। आपने एक कोई छोटी सी फिल्म देखी, एक थॉट, आपने किसी अपने फ्रेंड को गुस्सा किया, एक थॉट, आपने किसी को ऐसी छोटी मोटी गाली दे दी, एक थॉट, आपने एक शॉर्ट्स देखा, एक थॉट। तो ये जो छोटे छोटे थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्टिविटीज़, इसको संस्कार योग में या स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है VASANA, वासना, बल्कि वासनाज कहते हैं, वासनाज। क्योंकि देखिए, हम लोग जब किसी शब्द को यूज़ करते हैं और उसको सही तरीके से नहीं समझते तो उससे मिलने वाले फ़ायदे भी हमको नहीं मिलते। तो ये तो हो गए वासनास। हर रोज़ हम ढेर सारी वासनाएं अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में इकट्ठे करते रहते हैं। आप किसी से शराफत से बात करते हैं तो एक वासना आई, आपने एक सब्जी को दूसरी सब्जी के कंपैरिजन में पसंद किया तो दूसरी वासना आई। और ये सारी की सारी वासनाएं जब हमारी डेथ होती है तो सब क्रिस्टलाइज होते हैं, छोटे छोटे
एक एक शेप लेते हैं, एक खास शेप, और उस पूरी की पूरी जो वासनाएं इकट्ठी होकर के एक स्पेशल शेप लेती हैं, उसको कहा जाता है कैपिटल VASANA, वासना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को एक भाषा में बोलते हैं, हिंदी में, संविधान। अब समझिए, अगर आपने कोई चीज़ सोचा है कि मुझे ये काम करना है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी वासना उसके हिसाब से नहीं है, मतलब जो मैं कैपिटल V वासना की बात कर रहा हूँ, वो पूरे माइंड का एक स्ट्रक्चर है। जैसे कार होता है या एक हवाई जहाज होता है, वो अलग अलग पुर्जों का एक स्ट्रक्चर है। तो एक आदमी का ब्रेन बचपन से ही ढेर सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के बन गया है साइकिल, किसी का कार, किसी का प्लेन, किसी का शिप। मतलब वो उस एक्टिविटी को करने के लिए एक्सपर्ट हो गया है, माहिर हो गया है। तो एक आदमी शराब पीने में माहिर हो जाता है, एक आदमी इस तरह के वीडियोस को बनाने में उसको कॉन्फिडेंस आता है। हमको और आपको जो घर में रात को सोते समय कपड़े पहनते हैं, पजामा टी शर्ट वगैरह, वो पहन करके मार्केट में जाने में शर्म आती है, लेकिन इन बच्चों को अंडरगारमेंट्स पहन करके मार्केट में घूमते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है। इसी को बोलते हैं एडिक्शन, अगर ये नेगेटिव है। लेकिन जब यही पॉजिटिव हो जाता है तो ये फ्रीडम बन जाता है। इसलिए आप जब एक दिन, मतलब छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप करिएगा, एक दिन आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए dkbrains.com पे। उसमें ये सेक्शन है फ्री सेक्शन, जहाँ पर आप ये 3-4 अलग अलग कोर्सेज हैं, उसके अंदर वीडियोस हैं, उसको आप फ्री ऑफ चार्ज देख सकते हैं। और उसके बाद कोई एक वीडियो खोलिए और उसको देखिए, आराम से देखिए, सुनिए, और फिर अपनी एक जर्नल बनाइए, एक डायरी बनाइए, उसमें डेट लिखिए और उसमें लिखिए उसमें कि आपने आज क्या सीखा है। क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी वासनाएं बदल रही हैं। जब आप उसके बारे में लिख रहे हैं तो आप नई नई वासनाओं को अपने ब्रेन का हिस्सा बना रहे हैं। और मान लीजिए आपके मन में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वासना है कि मुझे ये शॉर्ट देखना है और ये वीडियो मुझे देखना ही देखना है, हैबिट पड़ी हुई है, आपने उसको देख लिया और यूज़ करिए। अगर इंस्टाग्राम पे अलार्म का ऑप्शन है तो उसको यूज़ करिए, उसको बटन दबाइए। आप 5 मिनट के बाद वो अपने आप दिखाएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि आपने 5 मिनट देख लिया, आप स्टॉप करना है। हो सकता है आप उसको हटा दें और दोबारा देखें, बट वो रिमाइंडर आने दीजिए। और कभी कभी आप ऐसा आएगा कि आप 5 मिनट के रिमाइंडर के बाद छोड़ देंगे। मेरे साथ भी था, हालांकि मैं इस तरह के बकवास वीडियोस नहीं देखता था, बट आजकल इतने कॉमेडी वीडियोस आते हैं, इतने फालतू के वीडियोस आते हैं और इतने एडिक्टिव होते हैं कि आप एक बार देखना शुरू करो तो भूल जाते हैं, आप टाइम का ही भूल जाते हैं। तो एक एक दिन में मेरे कभी कभी आधे घंटे, कभी कभी तो 40 मिनट्स तक इंस्टाग्राम चल जाता था। अब 1 मिनट या 2 2 मिनट ऐसे चलता है, और वो भी हफ्ते में एक आध बार। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी वासनाओं को माइक्रो लेवल पर चेंज करना पड़ेगा। आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो अगर कोई थॉट आ रहा है, मुझे उसके साथ शेयर करना है, जो एग्रेसिव थॉट है, गुस्से वाला थॉट है, आपने उसको बोल दिया, गाली दे दी, गुस्सा कर दिया, अब वापस आइए, एक जर्नल में लिखिए कि आज मुझे इस आदमी से ठीक से बात करना था लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। जब आप ऐसे बहुत माइक्रो लेवल पे, बहुत बारीक लेवल पे अपने आप के साथ बातें करते हैं तो अंदर में एक ऑब्जर्वेशन डेवलप होता है, और वो फैकल्टी है ब्रेन की जो चित्त की वृत्तियों से निरोध करता है, आपकी कॉन्शियसनेस में इजाफा होता है। देखिए दोस्तों, हमारी मदद कोई और करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम अपनी मदद करना चाहते हैं तो हर कोई हमारी मदद कर सकता है। गवर्नमेंट आज ढेर सारी ऐसी पॉलिसीज़ ला रही है कि अश्लील वीडियोस की प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और लोग भी हमारे आपकी तरह ही हैं। इनके ब्रेन में भी, जैसे मैंने पुराने वाले वीडियो में, इसके पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, हाउ टू एक्सेस योर हायर इंटेलिजेंस, उसमें बताया था कि हमारे ब्रेन में आई सेंटर होता है, ई सेंटर होता है, एस सेंटर होता है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, ये सबके अंदर होता है। तो वो लोग बेचारे अपने ही एस सेंटर को, ई सेंटर को यूज़ करके बाईपास मैकेनिज्म निकाल लेंगे कि आपके पास वो वीडियो, अश्लील वीडियो पहुंच जाए कैसे भी।
लेकिन जब तक आपके ब्रेन की वासनाओं में ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं आएगा, तब तक कोई और आदमी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। और एक बार आपका ब्रेन एकदम मोटे, सख्त, बड़े पेड़ की तरह हो गया, तो कोई भी जानवर आकर के उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब कोई भी आदमी आपके ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा पता है? आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो ये प्लेटफॉर्म्स चलाती हैं, उनके लिए एक ऐसा फल है जो बहुत टेस्टी फल होता है, उसको आप खाते हैं, लेकिन उसके अंदर में बीज होता है और उस बीज के बारे में कोई नहीं सोचता। वो आपको यूज़ करके, आपका गुदा निकाल के, ख़त्म करके फेंक देंगे। आपके अंदर एक बीज है, एक स्पिरिचुअलिटी का बीज, और वो बीज आप ही को देखना पड़ेगा। हर किसी के अंदर होता है। जैसे हर एक फल में एक बीज होता है, हर एक पेड़ में उसके अंदर एक इनग्रेन्ड सॉफ्टवेयर होता है नेक्स्ट पेड़ का। आपके अंदर में भगवान बनने का, कॉन्शियसनेस का एक बीज है। उस बीज को इन लोगों का मोटिव नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी पोटेंशियल को खुद ही पहचानना पड़ेगा। गौतम बुद्ध की टीचिंग से एक अंगुलीमाल जिसने हजारों लोगों की हत्या की, वो एक साधु बन गया। कैसे हुआ? उसने अपने माइंड का रेगुलेशन को प्रैक्टिस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़ी बीमारी हैं, लेकिन तब जब हमें अपने बारे में नहीं पता। और एक बार आप कंट्रोल लेते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे अपने अवेयरनेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, अपनी फ्रीडम के साथ नहीं, कंट्रोलिंग फैक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। जिस दिन आप वो करते हैं, तब देखिए, आज आप ट्राई करके देखिए, ये डिसाइड करिए कि मैं एक अच्छी संस्कार अपने आप को देना चाहता हूँ, अपनी एक वासना को ठीक करना चाहता हूँ। आप जाइए dkbrains.com, क्लिक करिए, वेबसाइट आएगा। ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, जिसमें आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा एंडेवर है, छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि आपको अपनी हैबिट के अगेंस्ट जाना होगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, भले आप वीडियो मत देखिए, आपको मन करे तो एक वीडियो देखिए या 5 मिनट देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको टैकल करना पड़ेगा, और वो है बोर्डम। आपको धीरे धीरे अपने आप को बोर होना सिखाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने dkbrains.com में एक नई सीरीज चालू की है जिसका नाम है डीप वर्क। ये कैसे आप डीप वर्क कर सकते हैं, आप उसको ट्राई आउट करिएगा। ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म dkbrains.com दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक लर्न, जिसमें कि आपको कुछ सीरीज़ मिलेगी देखने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप देख सकते हैं। सीजनों का बेसिक कोर्स है, बिजनेस के कुछ बेसिक कोर्सेज हैं। या आप ग्रो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सारे कोर्सेज मिलते हैं और प्लस आप इसके थ्रू अर्न भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। तो आज जा करके उसको ट्राई आउट करिए और अपनी वासनाओं को बदलते हुए देखिए। एक जर्नल मेंटेन करिए और लिखिए, आज क्या सोचा, आज क्या देखा, आज किससे बात की। यहाँ तक कि अगर आपने कोई कोई ऐसा वैसा वीडियो देख भी लिया, आप एक्साइटेड हो गए, उसको भी लिखिए कि आज मैंने ये काम किया। जो चीज़ आपके ब्रेन के रेगुलेशन में, कॉन्शियसनेस में आपकी नज़र में आ गया कि मैंने ये किया है, वो आपको अवेयरनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। कोई भी चीज़ अनअवेयरनेस में हो गई तो वो आपको बहा देगी, आपको यूज़ करवाएगी दूसरों लोगों के लिए। लेकिन जब आप कोई चीज़ अवेयरनेस के साथ करते हो तो आप डेवलप होते हो, ग्रो होते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, हाउ टू एक्सेस योर हायर इंटेलिजेंस। ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था, आपके लिए शायद पसंद आ जाए, आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, नमस्कार।